है गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू स्टडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर जीपेट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। तो सोर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सही सोर्स का पता रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है फॉर जीपेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने दो तीन साल का काउंट किया था। एवरी ईयर अराउंड 38 क्वेश्चन आ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है। आप किसी भी हालत पे ये इग्नोर नहीं कर सकते। जो जितने भी बच्चे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम रहता है, मैं उनको बोल दूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप किसी भी रीजन के लिए इसको इग्नोर नहीं करना है। एटलीस्ट आपको बहुत सारे बेसिक चीजें सीख के जाना है, जिससे आपका अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। और आउट ऑफ 38 क्वेश्चन 30 to 35 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। 2-4 क्वेश्चन ही रहते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होता है या फिर आपका मिस होने का चांस रहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ताकि थोड़ा बहुत आपको चीजें को पता लग जाए। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, और अपना जो जितना भी फ्रेंड है ना, क्लासमेट के अमंग योर क्लासमेट शेयर करो यार। ज्यादा लोग होने से वीडियो बनाने के लिए अच्छा रहता है, और तभी हम लोग भी मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो देखो, केमिस्ट्री इस तरह का सब्जेक्ट है ना, जहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स इस तरह का सब्जेक्ट सीखने से पहले आप एक फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू LP⁴N। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये कहाँ से लिया गया है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो देखो ये कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे बनाया हुआ फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, वहां से इंस्पायर होकर E इज इक्वल टू LP⁴N। तो इसका मीनिंग क्या है, E फॉर एक्सेलेंस, L फॉर लर्निंग। सबसे पहले आपको एक सही सोर्स से सही तरीका से चीजों को लर्निंग करना है, क्योंकि लर्निंग अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया है ना, तो आपका जितना प्रैक्टिस होगा वो गलत तरीके से होगा। तो सही तरीके से लर्निंग करना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना है। N इज नंबर ऑफ टाइम्स, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतना ज्यादा आपका एक्सेलेंस आएगा। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल लो या फिर केमिस्ट्री का किसी भी पोर्शन के लिए, दूसरा के लिए भी यूज हो सकता है। स्पेशली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स काइंड ऑफ सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, या फिर कहीं भी जहां पे न्यूमेरिकल हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में एक साथ कंबाइन कर दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ऐसे भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोले तो पूरा का पूरा बी फार्म में जितना भी केमिस्ट्री आपका है, सबका बारे में बात किया जाता है। तो ये सब थोड़ा बहुत बात कर दूंगा, थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, और भी वीडियो आएगा। स्पेशली मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर अलग से मैंने और भी वीडियो बनाऊंगा। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको किस तरह से स्टडी करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा इजी होता है, और इजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अगर आपको पता रहता है पहले से, तो स्कोरिंग होता है थोड़ा बहुत इजीली। आप काइंड ऑफ मैथ्स जैसा सब्जेक्ट होता है। मैथ्स क्या होता है, अगर आपको आता है तो आपको मिल जाएगा फुल मार्क, और नहीं आता है तो आपका गया। तो ये भी उसी तरह से है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करने से पहले मैं बोलूं कि अगर ज्यादातर बच्चे 11th-12th में चीजें को सीख के आता है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता नहीं है, तो डिटेल्स में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता करो, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता करो कि किस तरह से कैसे क्या होता है, BACPR के बारे में पता करो, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये सब चीजें जब आपको पता रहेगा, तो काफी आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और आगे आप सीख पाओगे इस चीजों के बारे में। 2 रिएक्शन के बारे में भी पहले ही आप देख लेना, और आयोपेक नोमेनक्लेचर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत आप पता कर लेना कि किस तरह, और पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक आइडिया ले लेना किस तरह से क्या है। उसके बाद आप चीजें को सीखने जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूं तो यहाँ पे नेम रिएक्शन के बारे में मैंने लिख के रखा है, क्योंकि हर साल 2-3 नेम रिएक्शन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको अच्छे से दिखाई नहीं गया तो कुछ नहीं, ये सिलेबस से लिया हुआ चीज है। इसको अगर दिखाई नहीं भी दे रहे तो इग्नोर करो। बेसिकली मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ वो सुनो, ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या फिर होगा, डेफिनेटली होगा। तो नेम रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेम रिएक्शन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नेम रिएक्शन सीख लेना है। इतना मोटा मोटा बुक मिलता है नेम रिएक्शन का, पूरा नहीं सीखना है। जो आ रहा है इसके लिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। अगर 5 to 6-7 ईयर्स का क्वेश्चन आप कलेक्ट कर लो, वहां पे जितना नेम रिएक्शन है वो सीख भी लोगे, तो आपका डेफिनेटली कॉमन आ ही जाएगा। और नहीं भी सीखो, उसमें से नहीं भी आएगा तो 2 एक्स्ट्रा सीख लेना, जहाँ पे हो जाएगा। कुछ नेम रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पिनाकोल रीअरेंजमेंट, बेयर वेलिगर रीअरेंजमेंट,
फिर स्टोप्स रिएक्शन, माइकल एडिशन, बिट्स रिडक्शन, क्लेसन स्मिथ कंडेंसेशन। तो ये सब रिएक्शन काफी टाइम पे आ चुका है और बहुत ज्यादा आने का चांस रहता है। डायलैंडर रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायलैंडर रिएक्शन नेम रिएक्शन में आता है कि नहीं पता नहीं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो चीजों को थोड़ा डे बाय डे डिफिकल्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो डायलैंडर रिएक्शन में जब आप सीखोगे ना, चीजों को थोड़ा डिटेल्स में सीखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे जब ऐड होता है तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट आता है और किस तरह से रिएक्शन फास्टर होता है या फिर स्लो हो जाता है, बेसिकली क्या होने जा रहा है वो सब आप देखो। क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होने का प्रोसेस में है, तो डेफिनेटली आने वाला दिनों में भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन सकता है। हार्ड तो नहीं बोलूंगा, ट्रिकी बन सकता है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। उसके बाद SN1 एंड SN2 एंड E1 E2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ पे और बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप स्कोर कर सकते हो। तो देखो, पहले तो आप सेमेस्टर के लिए SN1 SN2 का मैकेनिज्म के साथ ही पूरा चीजें सीख लोगे। उसके बाद जब आप जीपेट के लिए करोगे तब चीजों को किस तरह से करना है, ऐसे एक पेज लेना, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस पोर्शन को आप SN1 लिखो, इस पोर्शन को रखो SN2, और उसके बाद काइंड ऑफ डिफरेंस तो नहीं एग्जैक्टली, SN1 का जो भी चीजें है वो इस तरह से लिख के रखो और SN2 में राइट हैंड साइड में लिखो, एक के ऑपोजिट में दूसरा लिखो, ताकि आपको हेल्प हो जाए। जैसे SN1 हो गया 2 स्टेप रिएक्शन, SN2 हो गया 1 स्टेप रिएक्शन, SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह का जो भी और चीजें है, 3 डिग्री ग्रेटर देन सेकेंडरी, आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो, कौन सा रिएक्शन ज्यादा फास्टर होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है हर साल। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सिमिलर वे से E1 एंड E2 सीखो। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो तो आप मुझे ईमेल कर देना, मैं चैनल में वीडियो बना दूंगा, बहुत इजी तरीके से बना दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। उसके बाद मार्कोनिम्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिम्स रूल, ये भी सीखो, जो मैं चैनल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट चैनल में कोई प्ले लिस्ट नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक जो भी नाइपर का सीरीज है वहां पे आपको मिल जाएगा। और नेम रिएक्शन भी मैंने ऑलरेडी 7 to 8 नेम रिएक्शन मैंने डिस्कस किया हो, आपको चैनल में जाके ढूंढ के सीख लेना अगर आपने अभी तक नहीं सीखा, क्योंकि मैंने ये सब चीजें फिर से तो मैं फिर से ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन में नहीं रखूंगा, आपको खुद को ढूंढ के स्टडी करना है। मार्कोनिम रूल्स बेसिकली क्या होता है, देखो मार्कोनिम्स में अगर आप किसी भी कंपाउंड में डाइन है, डाइन इन द सेंस डाइन तो नहीं, डबल वन है, और आप HBr या फिर HCl से रिएक्ट कर रहे हो, तो उस डबल वन के आपको दोनों साइड में देखना है कौन सा कार्बन में हाइड्रोजन कौन सा ज्यादा है, कौन सा कहाँ पे कम है। सिंपल वे से बोल रहा हूँ, बेसिकली ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद HBr जो भी आपका रहेगा, उधर HBr हो या फिर HCl हो, उसका जो पॉजिटिव पोर्शन होगा H प्लस आके उस कार्बन पे रहेगा, लगेगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा है, और Cl माइनस नेगेटिव पोर्शन वहां पे जाएगा जिस कार्बन में नेगेटिव हाइड्रोजन कम है। तो बेसिकली जो H प्लस है वो एंड में लग जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, और उसको जब ऑपोजिट करना है तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा अगर आप इस तरीके से भी चीजें सीख के रखोगे तो भी। अगर आप और डिटेल्स में अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव पोर्शन जो है ना, दैट मीन्स H प्लस प्रोटॉन आएगा आपका प्राइमरी कार्बन पे, और Cl माइनस या फिर जो भी नेगेटिव पोर्शन होता है वो आएगा आपका सेकेंडरी कार्बन में। तो इस तरह से भी आप चीजें को याद रख सकते हो। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, बहुत इजी तरीका से आप जाके देख लेना। मेरे चैनल का शुरुआत ही था हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, चैनल का सबसे नीचे जाके। तो हम लोग बात कर रहा था रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बेसिकली बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है BSc का, वहां से आपको किसी भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला देके आपको उसका स्ट्रक्चर, बेसिकली शेप और ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब पूरा डिस्कस हो चुका है चैनल पे, आप जाके देख लेना, बहुत ही इजी तरीके से है, आप एक बार देखोगे तो सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहां से हर साल 2-3 क्वेश्चन आता ही है, उससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेना, जिसके ऊपर वीडियो मैंने चैनल में ऑलरेडी बनाए हूँ। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे डायस्टेरियोमर, एनोन्सियोमर क्या होता है और किस तरह से
उसका एग्जाम्पल के साथ आपको सीखना है चीज़ें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेजो कंपाउंड किसको बोला जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ईपीमर्स क्या है, एनोमर्स क्या है, और साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल आप देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल में ऑलरेडी है, आप जाके देख लेना, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आपको वही से ही काम हो जाएगा। उसके अलावा बात करूँ तो आपको बुक कौन सा फॉलो करना है, हाँ, और कुछ चीजें और रह गए हैं, जैसे सेटजेफ रूल देखना है, हॉफमैन रूल्स देखना है, आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखना है। 2-4 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इतना ज्यादा नहीं है, आई थिंक 4 to 5 मेजर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसके बारे में आप देख लेना। और उसके अलावा ऑल रीअरेंजमेंट जितना भी है, रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, रिएक्शन या फिर रिएजन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। इजी रिएजन थोड़ा बहुत देख लेना, इतना डिटेल्स में सीखने का जरूरत है नहीं। और उसके बाद बुक कौन सा फॉलो कर सकते हो आप, मॉरिसन एंड बॉयड कर सकते हो। उसके अलावा विल्सन एंड गिजवोल्ड डेफिनेटली बहुत अच्छा बुक है, आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से देख लेना। और विल्सन एंड गिजवोल्ड के बारे में मैं बोलूँ, अगर ये बुक आप लेते हो तो ये बेनिफिट ये है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हेल्प हो गई, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए भी अलग से बुक नहीं लेना। उसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करो तो देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री में इतना खास कुछ है नहीं, हालांकि ज़्यादातर बच्चे को मेडिसिनल केमिस्ट्री से काफ़ी प्रॉब्लम रहते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री आप एक बार आपका फार्माकोलॉजी सीख लोगे तो उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री सीखने में काफ़ी इजी आएगा। उसके बाद उसको सीखना कैसे, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें वो तो सिलेबस से लिया हुआ चीज़ें, ये सब तो आपको सीखना ही है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, केमोथेरेपी, एसेफालोस्पिरिन, मैक्रोलाइड, एंटीबायोटिक्स, क्लोरामफेनिकल, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड स्टेरॉइड्स। तो चीज़ों को किस तरह से सीखना है, तो देखो, अगर आप फार्माकोलॉजी स्टडी कर रहे हो तो उसके बाद ही ये मेडिसिनल केमिस्ट्री आप शुरू कर सकते हो साथ ही साथ, ताकि आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो अगर बेसिकली आप सपोज फार्माकोलॉजी में केमोथेरेपी स्टडी कर रहे हो, तो उसके बाद अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप फिर से केमोथेरेपी स्टडी करोगे तो आपको कुछ सारे चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, जैसे मोड ऑफ एक्शन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज हो गया या फिर यूजेस हो गया। तो ये सारे चीज़ें, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सब चीज़ें आपको फिर से सीखने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो बेसिकली आपको जो चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है वो है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, या फिर हो गया सिंथेसिस। और सिंथेसिस बहुत ज़्यादा नंबर पे है, जिसके लिए काफ़ी बच्चे डरता है, बट ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा सिंथेसिस तो आप नहीं सीख सकते, उसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट है उसी में आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा SAR किस तरह से आपको सीखना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। और SAR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 2000 SAR आ जाता है, तो इस बार भी आएगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो SAR को आपको सीखने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिक्स चाहिए आपको, वो मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दे दूंगा। और बुक कौन सा आपको फॉलो करना है, तो देखो, आशुतोष का यूज कर सकते हो, इंडियन ऑथर है। और अगर मैंने पहले ही बोला विल्सन एंड गिजवोल्ड आप लोगे तो दोनों के लिए काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का ही था मैं पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और अगर किसी को मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले फोकस करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादातर चीज़ें सीख लो, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आता है या तो SAR से आता है या फिर सिंथेसिस से भी डायरेक्ट आता है, और कभी कभी क्लासिफिकेशन से आ जाता है, बट क्लासिफिकेशन इतना आने का चांस कम है, फिर भी 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आ सकता है क्लासिफिकेशन से। बेसिकली SAR या फिर सिंथेसिस हो गया, और जो काफ़ी बच्चों का के लिए दिक्कत रहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्पज से होगा और आपको हेल्प होगा, ठीक है ना। तो यही है, बट अगर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही होगा। और सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बोल दिया है कि लर्निंग एंड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा आपको। और अगर आप थोड़ी बहुत भी चीज़ें को सीख के अच्छे प्रैक्टिस कर लिया तो आप अराउंड 30 to 35, 33 to 32 क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप, ठीक है ना। तो और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आप किसी भी दूसरा सब्जेक्ट से करना बहुत मुश्किल होता है, और 30 क्वेश्चन आता भी नहीं सब सब्जेक्ट में। सिविक्स में आता है, सिविक्स में अराउंड 38 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में नहीं आता है इतना। तो बस यही था आज का वीडियो, इतना ज़्यादा हेल्थ भी अच्छा नहीं है, तो इतना ही था, बाकी शेयर कर दो।